हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। और आज हम लेने वाले हैं हमारे इतिहास का दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद का एक बहुत ही जल्दी रिवीजन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हम देख के आए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमने कहा था कहीं ना कहीं वही एक जनक रहा और उसी जगह से सब जगह राष्ट्रवाद फैला। राष्ट्रवाद का मीनिंग हम पहले चैप्टर में भी क्लियर कर चुके हैं कि देश प्रेम की जो भावना है, हमारा देश है ये, हम इसको, हमारा अधिकार है, हम इस पे राज करेंगे, ये जो भावना है वो भी धीरे धीरे भारत में डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे और कहां से आया, देखिए लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम बात करके कहीं ना कहीं अपने चीजों को ले आए थे प्रथम विश्व युद्ध तक। तो अब हम इस चैप्टर में मेनली जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो चेंजेस भारत में आए उनके ऊपर हम यहाँ पे मेजरली बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद कुछ सिचुएशन जो है वो बदल गई। देखिए आप लॉजिक लगाइएगा, 1914 के बाद जब धीरे धीरे विश्व युद्ध आगे बढ़ा तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्योंकि रक्षा का जो बजट था वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने कर बढ़ा दिए। धीरे धीरे जो है जबरदस्ती जो है लोगों को सेना में भर्ती किया गया और एक तरीके से भूखमरी का माहौल, गरीबी का माहौल, बेरोजगारी का माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था प्रथम विश्व के बाद ऐसी सिचुएशंस बन रही थी जहां पर बहुत क्रूरता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में देखिए हम कह रहे हैं कि आर्थिक और राजनीतिक जो नई चीजें हैं वो निर्माण हो रही थी। हमने कहा भोजन की लोगों को कमी हुई और उसी टाइम पर एक बीमारी जो थी इन्फ्लुएंजा महामारी वो भी फैलना शुरू हो गया। तो काफी कठिन परिस्थितियां सामने आ रही थी और एक उबाल लोगों के अंदर आ रहा था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। उसी समय पर हमारे माननीय हमारे महात्मा गांधी जी का जो है अवतरण हुआ इस चीज में। वो 1915 में हमारे यहाँ पे आए और जनवरी 1915 में वो भारत आए और उन्होंने कहा कि भारत को एक नई चीज, एक नई दिशा उनको देनी होगी और वो सत्याग्रह का एक विचार लेकर के भारत में आए। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं कि एक नए तरीके से वो एक नया सिस्टम वो लेकर के आए और उससे एक नई तरीके से जो राष्ट्रवाद है वो पनपने लगा इंडिया के अंदर। अब ये सत्याग्रह क्या था, वो उसको कैसे लेकर के आया, क्या उन्होंने किया, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो सत्याग्रह है उसको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया में हमको समझना पड़ेगा कि ये एक नायाब तरीका वो इस बार लेकर के आए। अब तक क्या होता था, अब तक अगर हमें सरकार का विरोध करना होता था तो हमारे पास ये होता था कि भाई हम उनका जो है जाकर के उन पर अटैक कर दें या उनसे लड़ें या उनका विरोध करें, उनके कानूनों को तोड़ें। बट यहाँ पे जो सत्याग्रह है उसका बेसिक मीनिंग जो महात्मा गांधी ने दिया कि आपको सिर्फ अपने सत्य की राह पर चलना है, आपको अपना काम करना है, कोई हिंसा नहीं करनी, अहिंसक रूप से सिर्फ विरोध जताना है। अगर आप सत्य पे चलते रहेंगे तो एक दिन जीत आपकी ही निश्चित होगी। कोई इसमें आपका इफ एंड बट वाला काम नहीं है और आप जो है सिर्फ और सिर्फ विरोध अच्छे तरीके से और सही तरीके से जताएं। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह की राह थी वो दिखाई। अब भैया ऐसे बोलने से तो लोग मानेंगे नहीं, तो ये जो गांधी जी है उनका टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला था ये सत्याग्रह, और इसको वो ट्राई करके आ चुके थे अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है उनकी जो वीरता के चर्चे थे वो इंडिया में हो रहे थे। अब वहां पे भी आपको पता है कि अफ्रीका में भी जो है ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य था। तो वहां पे क्या रंग भेद की नीति चला करती थी, व्हाइट और ब्लैक। मतलब जो अफ्रीकन लोग थे वो उनको जो है ब्लैक मान करके उनको काफी नीचा दिखाया जाता था। तो ये रंग भेद की जो नीति थी वो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में इसी सत्याग्रह से खत्म करवाई थी। इसीलिए वो इसको फॉर्मूले को जब यहाँ लेकर के आए तो उनको पूर्ण रूप से ये विश्वास था कि ये फॉर्मूला इंडिया में भी काम करेगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे उन्होंने इसी राह को अपनाया और लोगों को अपने भरोसे में लेकर के कुछ छोटे छोटे जो सत्याग्रह हैं वो करना शुरू किए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1916 में जब 1915 में आने के बाद 1916 में पहली बार गांधी जी ने बिहार के एक जगह चंपारण में वो गए और वहां पर उन्होंने इसी सत्याग्रह के थ्रू वहां के जो किसान, वहां के बागान के जो लोग थे वो जितना परेशान थे उनको उससे निजात दिलाई। देखिए वहां पे एक रूल जो है ब्रिटिशर्स चलाया करते थे चंपारण के अंदर कि आपकी जो जमीन है उसके 15% हिस्से पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी जबरदस्ती, मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो। और देखिए नील की खेती बहुत खराब होती है क्योंकि उसको जमीन जो है उससे खराब बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपकी इच्छा हो या ना हो आपको वो नील की खेती करनी पड़ेगी। तो ये इसका काफी विरोध उन किसानों के अंदर था। तो वहां पर जाके उन्होंने एक सत्याग्रह के तरीके से किसानों को साथ लिया
और वहां उनको बहुत ही सफलता मिली और वो बागान के उन किसानों को न्याय दिला पाए। तो एक पहला काम उन्होंने चंपारण में करके दिखाया। उसके बाद दूसरा वो गए 1916 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में। तो यहाँ जो खेड़ा था वहां पे भी किसानों की बहुत समस्याएं चल रही थी। वहां पे अत्यधिक कर किसानों के ऊपर लगा दिया गया था और किसान उस कर को चुकाने में बिल्कुल असमर्थ थे। किसान बहुत ही ज्यादा व्यथित थे उस सिचुएशन को लेकर के। तो उस पर भी वहां पे ये सत्याग्रह का जो तरीका है वो गांधी जी ने ट्राई किया और वहां भी उनको फिर से सफलता मिली और वहां भी वो जो है किसानों को जो है न्याय दिला पाए। उसके बाद फिर वो 1918 में पहुंचे कहां पर, अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद में क्या था, जो मिल के जो श्रमिक थे उनका और मिल मालिकों का उन्होंने समझौता करवाया। ठीक है, जो श्रमिक थे वो इस बात से व्यथित थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है और जो बोनस उनको मिला करता था, एक प्लेग के टाइम पर जो है मिल मालिकों ने एक बोनस देना शुरू किया था, वो प्लेग खत्म होने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जो श्रमिक थे उनका ये कहना था कि आपने ये तो बंद कर दिया लेकिन हमारा जो मजदूरी है वो आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हालात प्रथम विश्व युद्ध के बाद बन रहे थे उसमें महंगाई बढ़ रही है, तो जो महंगाई बढ़ रही है उससे बचने के लिए आप हमारा पैसा बढ़ाएं। तो वहां भी एक आंदोलन जो चला और इसी सत्याग्रह के थ्रू उस आंदोलन में भी उन्होंने सफलता प्राप्त करी। तो देखिए क्या कर रहे थे गांधी जी, एक पे एक अपने सत्याग्रह जो तरीका है उससे सफलता प्राप्त करते चल रहे थे। अब जब ये चीज, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ेगा और उसकी न्यूज मार्केट में फैलेगी तो ये चीज ब्रिटिश साम्राज्य को खटकने लगी कि यार ये एक नया बंदा आ गया है और एक नया तरीका लेके आया है जिससे ये सफलता पे सफलता प्राप्त किया जा रहा है। तो उन्होंने भी इस चीज का विरोध करने के लिए, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक अपना तरीका था, उन्होंने एक बढ़िया सिस्टम बना रखा था। उन्हें कोई भी बात आपको सही नहीं लग रही है तो ऐसे सीधा का मत कम करो, क्या करो, एक कानून बना दो और उस कानून से अपने आप वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अब चलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इसके लिए क्या किया। उन्होंने बना दिया भैया 1919 में एक नया एक्ट, रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम पास किया किसने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि कानून बनाती थी। इंडिया के जो कानून है वो ये काउंसिल बनाया करती थी। तो वहां पे उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। और ये रॉलेट एक्ट में मेनली था क्या, रॉलेट एक्ट के अंदर सरकार को बहुत एक जबरदस्त पावर दे दी गई कि आप अगर कोई भी राजनीतिक गतिविधि करता पाया जाए इंडिया के अंदर तो उस पर केस चलाए बिना सीधा जो है सरकार उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। तो इसका मतलब इतना अधिकार मिल गया सरकार को। ये आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से गांधी जी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने ये काम किया कि अब कोई भी राजनीतिक गतिविधि अगर हमको करता हुआ दिखता है या अपना प्रभुत्व जमाता हुआ दिखता है तो हम उसको सीधा जेल में डाल देंगे बिना किसी केस के। तो भैया ये एक बहुत बड़ा तगड़ा कानून, इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ इस कानून का और महात्मा गांधी ने भी इसको एकदम काला कानून बोला और उनको लगा कि भाई अब जो है स्थिति बिगड़ रही है। तो उनको इस रॉलेट एक्ट का जो है विरोध धीरे धीरे बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ने लगा। ठीक है, अब देखिए जो ये रॉलेट एक्ट आया तो अब गांधी जी को लगने लगा कि भैया अब कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद इससे निपटने के लिए वो चाहते थे कि जो है बहुत सारे नागरिक एक साथ आए, तो वो लेकर के आए असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो देखिएगा आप देखें कि जो असहयोग आंदोलन है वो थोड़ा सा अभी लेटर ऑन आएगा। उन्होंने पहले ही जो है सत्याग्रह की राह को वापस से चुना और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो अहिंसक तरीका है उसको अपनाते हुए लोगों से कहा कि जो ये कानून आया है इसका हमें विरोध करना है। और 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का दिन निर्धारित किया गया कि भाई इस दिन पूरे भारत के अंदर हमें सत्याग्रह करना है और जबरदस्त लेवल पे करना है। उस दिन लोगों को जो है अपनी हड़तालें कर देनी है, एक दिन का पूरा व्रत रखना है लोगों को, मतलब ताकि एक भावना पैदा हो सब लोगों के अंदर कि भाई ये चीज गलत हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप समझ रहे हैं कि लोगों में एकजुटता आती है और आपको पता है कि ब्रिटिशर इसी चीज से सबसे ज्यादा डरते थे कि भारतीयों में कहीं एकता ना आ जाए। तो जब ये धीरे धीरे चलने लगा तो 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जब ये आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, ये सत्याग्रह अच्छे से चल रहा था, तो जो दमनकारी नीति थी ब्रिटिशर्स की उसमें उन्होंने अमृतसर के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए जो जुलूस था उसके ऊपर पुलिस ने गोलीबारी कर दी। ठीक है, तो यहाँ देखिए गोलीबारी हो गई। अब भैया थोड़ा सा जैसे ये हिंसा हुई
तो लोगों के अंदर और आक्रोश पैदा हुआ और लोगों का अब हिंसक रूप निकल के आने लगा। लोगों ने बैंकों में, डाकघरों में, रेलवे स्टेशनों पे हमले करना स्टार्ट कर दिए। तो भैया ब्रिटिशर्स तो और खतरनाक तरीके से सामने आए कि भैया अब तो ये मामला बिगड़ता जा रहा है, हमारे ही चीजों पे जो है ये लोग आधिपत्य जमाते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको लगा कि भैया अब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमको मार्शल लॉ लाना पड़ेगा। ठीक है, और मार्शल लॉ का यहाँ पे मतलब क्या है कि जिस तरह से आज हम देखते हैं इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन, जिसमें सारी शक्तियां जो है सबकी छीन ली जाएंगी और सारा काम जो है सरकार के हिसाब से चलेगा, जैसा सरकार कहेगी वही काम होगा। तो ये जो मार्शल लॉ है वो लेकर के आए और मार्शल लॉ आकर लाकर सारी कमान जो है उन्होंने जनरल डायर को संभला दी। ठीक है, तो अब सिचुएशन जो है वो जनरल डायर के हाथ में थी। अब जनरल डायर जो थे वो भी एक क्रूर किस्म का व्यक्ति था और उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही खतरनाक कांड इंडिया में किया, जिसको हम जानते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार। जनरल डायर का यह मानना था कि लोगों में जब तक भय और डर का माहौल नहीं बनेगा तब तक अब ये सिचुएशन संभलने वाली नहीं है। एक ब्रिटिशर्स का डर हमेशा भारतीयों में बना रहे, ये वो चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग को चुना। वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं एक मैदान में इकट्ठे थे। कुछ लोग तो वहां पे बैसाखी का पर्व मनाने के लिए आए हुए थे और कुछ लोग जो हैं सरकारी जो नीतियां हैं उनका विरोध करने आए थे। तो वहां पर पूरे जो मैदान है उनके गेट बंद कर दिए गए और जनरल डायर के आदेश पर निर्मम लोगों पर गोलियां बरसा दी गई और वहां पे बहुत सारे लोगों की अचानक से जो निर्मम लोग थे, मतलब बिल्कुल जिनका कोई गुनाह नहीं था, उनकी हत्या कर दी गई। अब जब ये आई तो ये बहुत बड़ा एक कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। उसके बाद और आक्रोश बढ़ा। ठीक है, तो जैसे जलियांवाला बाग हुआ, अब देखिए ये इधर अपनी जगह पे सारी चीजें चली रही थी। इसके सिमिलर हम जैसे कि कहते हैं ना कि एक मूवी में एक स्टोरी चल रही है, फिर उसके बैकग्राउंड में दूसरी स्टोरी चल रही है, तो कुछ और भी चीजें हो रही थी इंडिया के अंदर। तो अभी हम कहाँ आ गए, हम एक सत्याग्रह का आंदोलन चला और उसको धीरे धीरे जो है मतलब ब्रिटिशर्स ने दबाने के लिए वो जलियांवाला हत्याकांड तक आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हो रही थी, खिलाफत आंदोलन। तो क्या हुआ, देखो ये जो जब ये चल रहा था, रॉलेट एक्ट का जो विरोध सत्याग्रह चल रहा था, उसमें एक बात गांधी जी ने महसूस करी कि जब तक सारे लोगों को साथ न लिया जाए, मतलब सारी जो जातियां हैं, कम्युनिटी हैं, वो जब तक साथ नहीं आएंगी तब तक ये जो विरोध हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल या सफलता को प्राप्त करने वाला नहीं है। और उनको लग रहा था कि मुस्लिम लोगों को जो है इसके अंदर आना पड़ेगा और मुसलमानों का भी अगर हमको सपोर्ट मिले तो ये आंदोलन और अच्छे से निकल सकता है। तो उस टाइम तक मुस्लिमों का सत्याग्रह को सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो अपनी ही डिमांड लेकर के बैठे हुए थे। तो इसी बीच में एक जो प्रॉब्लम है वो महात्मा गांधी को नजर आई और उसी का साथ लेकर के महात्मा गांधी ने एक प्लान बनाया। और वो प्रॉब्लम थी कि जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में कर रहे थे खिलाफत आंदोलन। अब पहले समझ लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए आपको पता है कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है वो मित्र राज्य और केंद्र शक्तियों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो जो मित्र राज्य थे उनकी विजय हुई और केंद्र शक्तियां हारी। तो मित्र राज्य में आपके ब्रिटेन, रूस, जापान, अमेरिका ये सब हुआ करते थे और जो हमारी ये केंद्र शक्तियां थी उसके अंदर जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया वगैरह जो थे वो आया करते थे। तो फाइनली लास्ट में जो है ऑटोमन जो साम्राज्य है उसकी हार के साथ ये विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो जो और आज जो इसको हम टर्की या तुर्की के नाम से जानते हैं वही उस टाइम पे ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो जो ऑटोमन साम्राज्य था उनका जो राजा थे वो उनके पद छीन लिए गए। मित्र राज्य जीत गए तो वहां पे मित्र राज्यों की जो नीतियां हैं वो शुरू हो गई। लेकिन वहां पे जो है उनको एक और पोजीशन मिली हुई थी खलीफा की। अब ये खलीफा की पोजीशन क्या होती है, देखिए जो जैसे हर अपने धर्म के धर्म गुरु होते हैं, हम हिंदू में महात्मा और साधु वगैरह होते हैं जिनका अपना एक लेवल होता है, तो वैसे ही मुस्लिमों में जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं उनके जो विश्व के लेवल पे उनके माने जाते हैं उसे हम खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स और जितने भी मित्र राज्य थे वो उनका खलीफा का जो टाइटल है, जो खलीफा का उनका स्टेटस था वो छीन लिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी आपकी कोई शक्तियां आपके पास नहीं रहेंगी। इस बात को लेकर के पूरे विश्व में जो है मुस्लिमों में आक्रोश पैदा हुआ कि आप हमारे खलीफा का पद कैसे छीन रहे हैं। तो यही विरोध
वहां जब सारे विश्व के मुसलमानों में हो रहा था तो वो विरोध इंडिया के मुसलमानों में भी हुआ, और इंडिया के मुसलमानों ने एक जो है बैठक की, एक समिति बनाई, और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे कि वो हमारे खलीफा के अधिकार ना छीने, और इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन नाम से जो है एक आंदोलन स्टार्ट किया। और इसको जो मोहम्मद अली थे और शौकत अली, दो भाई थे, उन्होंने मिलकर के मुंबई के अंदर इस चीज को स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रोलेट एक्ट के अंदर जो है व्यापक लेवल पे आंदोलन हुआ, लेकिन वही बात जो हिंदू और मुसलमानों के मिलने पर ही ये काम होगा। अब जो मैंने अभी बात बताई है उसको यहाँ लाते हैं कि उसका क्या मतलब था, इस खिलाफत आंदोलन का कहाँ रोल प्ले होगा हमारे चीज के अंदर। तो देखिए गांधी जी ने देखा कि खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा है, तो क्यों ना इस खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया जाए हमारे साथ एक असहयोग आंदोलन के साथ, और एक खिलाफत आंदोलन को जो है सब आवाज उठाएं इस खिलाफत आंदोलन की, और ये एक राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बन जाए, तो मुस्लिम्स भी इस खिलाफत आंदोलन के आने की वजह से हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे चर्चा करने के लिए गांधी जी ने हमारे जो मैंने आपको बताया ऑटोमन साम्राज्य जो थे उसका हार के बाद ये हुआ, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया कलकत्ता के अंदर, सत्र हुआ, और उसमें जो मुस्लिम लीग वाले जो हमारे मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्ना थे और गांधी जी और सारे लोग जो हैं बैठे, और उनकी चर्चा हुई कि क्यों ना एक नया सत्याग्रह लाया जाए जिसके अंदर खिलाफत का जो मुद्दा है उसको भी हम उठाएं और मुस्लिम्स भी हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये चीज पर उनकी बात हुई और ये बात आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद दिसंबर 1920 में फिर से नागपुर में एक सम्मेलन हुआ, और फाइनली बहुत सारे छोटे मोटे विरोधों के बाद इसको कांग्रेस ने एक असहयोग आंदोलन को वो लेकर के आए, जिसके अंदर वो खिलाफत आंदोलन को भी और असहयोग को दोनों को साथ लेके चलेंगे और पूर्ण रूप से अपना जो है एक साथ नेतृत्व को लेकर के आगे चलेंगे। ये बात वो लेकर के आए। तो फाइनली देखो हम कहां आ गए कि रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट का विरोध स्टार्ट हुआ, विरोध में गांधी जी को ये लगने लगा, फिर जनरल डायर आ गए, फिर गांधी जी को ये लगने लगा कि भैया मुसलमानों को साथ लेना जरूरी है, तो फिर उन्होंने जो मुसलमानों का पहले से खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको अपने साथ सपोर्ट में मिलाया और एक बड़ा असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। तो दिसंबर 1920 में ये मुस्लिमों की और हिंदुओं की जो है एक असहयोग आंदोलन की नींव बन गई, और इसी के साथ हमने आंदोलन है जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। अब पहले तो यहाँ पे समझ लें कि असहयोग आंदोलन था क्या। तो देखो असहयोग आंदोलन का मतलब है कि हमें किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना है ब्रिटिश साम्राज्य का, उनके किए हुए किसी भी काम में हमको अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। ठीक है, और 1909 में जो एक बुक लिखी थी गांधी जी ने, उसमें उन्होंने ये बात को बिल्कुल क्लियर लिखा था कि ब्रिटिश लोग हम पर जब राज कर रहे हैं तो उसका कारण ब्रिटिशर्स नहीं है, हम लोग खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं, हम उनको सहयोग करते हैं, जो काम वो करते हैं हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, इसीलिए वो हम पे राज कर पा रहे हैं। एक बार अगर हमने उनके कामों का असहयोग दिखाया, उनके साथ सहयोग नहीं किया, तो धीरे धीरे देखिएगा वो अपने आप कमजोर होते चले जाएंगे और उन्हें अपने आप इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ये उनकी गांधी जी की सोच थी। तो इस सोच को लेकर के वो आगे बढ़े और उन्होंने असहयोग आंदोलन बनाया। अब देखिए असहयोग आंदोलन में बहुत सारे एकदम से समाज के सारे समूह जो हैं वो जुड़ते चले गए, तो सब अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इस में जुड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया और एक बहुत बढ़िया और जबरदस्त आंदोलन बन के निकला, लेकिन इसमें जो है मध्यम वर्ग के जो लोग ज्यादा थे उनकी जबरदस्त भागीदारी थी शहरों में। तो पहले ये जो असहयोग आंदोलन है वो शहरों से शुरू हुआ और शहरों में भी ज्यादा सहयोग जो है वो मध्यम वर्ग ने किया। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लें तो लोगों ने, जो वकील हैं उन्होंने सरकारी अदालतों में जाना बंद कर दिया, बच्चे ने जो स्कूल्स हैं उनमें जाना बंद कर दिया, आपका जो सरकारी जो मतलब हमारे ब्रिटिशर्स थे उनका जो कपड़ा था वो पहनना लोगों ने बंद कर दिया। धीरे धीरे हर चीज में उनका सपोर्ट जो है वो छीन लिया गया। अब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, और आंदोलन अच्छे से चल रहा था। लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं कि किसी भी आंदोलन में अगर आप चीजों को छोड़ रहे हैं, सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, तो बहुत दिनों तक सिस्टम से बाहर रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। और स्पेशली चलिए मध्यम वर्ग या जो उच्च वर्ग है उनके पास तो पैसा है, लेकिन जो गरीब वर्ग है उसके लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो पॉइंट समझना
गरीब वर्ग इस आंदोलन में ज्यादा क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि खादी का जो कपड़ा, जो हम स्वदेशी कपड़े की बात कर रहे थे कि ब्रिटिश कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उनके कारखानों के कपड़े नहीं लेंगे, हम खादी का कपड़ा, लेकिन खादी का कपड़ा महंगा मिलता था, ठीक है। तो गरीब वर्ग, जो मध्यम और उच्च वर्ग है, वो तो ले लेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये लेना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं था तो भैया उनको कपड़े तो चाहिए, तो थोड़े टाइम तो उन्होंने काम चला लिया, लेकिन बाद में उनको वही ब्रिटिश कारखानों के कपड़े खरीदने पड़े। तो इस तरह से धीरे धीरे शहरों के अंदर ये जो असहयोग आंदोलन है वो थोड़ा सा कमजोर होता गया, ठीक है। उसके बाद जो ये शिक्षक और छात्र थे, अब वो भी कब तक दूर रहेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी जीविका चलानी है, छात्रों को भी अपनी पढ़ाई करनी है। तो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद उन्होंने भी वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया, अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। इधर से वकीलों ने अपने वकालत के काम पर वापस से जाना शुरू कर दिया। तो ये जो धीरे धीरे एक बढ़िया आंदोलन बन रहा था शहरों में, वो थोड़ा कमजोर हुआ। अब गांधी जी ने देखा कि भैया इस असहयोग आंदोलन को सिर्फ अगर हम शहरों तक सीमित रखेंगे तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है और ये कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की आत्मा तो गांवों में बसती है और शहर तो बहुत, आज भी अगर हम कहें तो आज के समय में भी गांव इतना बड़ा पोर्शन हमारे इंडिया में रखते हैं, तो उस टाइम पे तो गांव बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनको लगा कि अब ये आंदोलन जो है वो शहरों के साथ साथ गांव की तरफ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस आंदोलन में हम चल रहे हैं और अब देहात में जो है ये आंदोलन की जो है शुरुआत होती है। अब देखिए देहात में ये शुरुआत जो है वो किस तरह से होगी कि देखिए आपको पता है किसान भी बड़े परेशान थे गांव के अंदर। वहां पे सबसे ज्यादा तो जमींदार जो है वो उनको परेशान करते थे, बहुत ज्यादा राजस्व वसूला करते थे, ठीक है। आप देखिए अब जो है उनके अंदर भी, उन किसानों, उन गांव वालों के अंदर भी ये डिमांड आने लगी कि भाई हमें भी अपना, हमारा लगान कम किया जाए, ये बेगार खत्म की जाए, जमींदारों के जो अधिकार है उनको खत्म किया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे गांव में भी एक सिस्टम डेवलप हो रहा था, मतलब एक उबाल तो था, और गांव के अंदर जमींदारों का जो कंट्रोल था उसको खत्म करने के लिए वहीं पर एक नीति चली कि नाई धोबी बंद। और इसका मतलब क्या था, पंचायतों ने डिसाइड किया कि हम नाई धोबी बंद करेंगे। और नाई धोबी बंद का मतलब है कि नाई यानी कि बाल काटने वाला और धोबी कपड़े धोने वाले जो लोग हैं वो अपनी जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल बंद कर देंगे जमींदारों को, और जमींदारों को हम अपनी तरफ से कोई सेवा नहीं देने वाले, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक विरोध वहां पे डेवलप हुआ। अब ये विरोध जो तेज लेवल पे आया वो कब आया, वो तब आया, ये बात कर लेते हैं हम अवध। अवध एक जगह है, वहां से इसको थोड़ी तेजी मिली। वहां पे बाबा रामचंद्र थे जो वहां के किसानों का सपोर्ट करते थे। वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा कर वसूला जा रहा था किसानों से, और उस बात का विरोध लेकर के बाबा रामचंद्र जो है एक आंदोलन की शुरुआत किसानों के साथ कर चुके थे। तो वो एक नेता के रूप में उभर रहे थे वहां पे। तो इस चीज को देखते हुए जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 1920 में जो है अवध के गांव के घूमने गए और उन्होंने वहां की स्थिति को देखा, और बाबा रामचंद्र ने उनको ये सारी स्थिति समझाई कि हमारे गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब उनकी समस्याएं सुनी तो उनको लगा कि यहाँ पर एक अच्छा आंदोलन बन सकता है, और उन्होंने उस जगह पर अवध किसान सभा की स्थापना कर दी, ठीक है। जहां पे सभा होगी और उसके अंदर जो है किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा। तो एक देहात के अंदर भी धीरे धीरे जो है किसानों में भी अपने आप जो है इस आंदोलन को बल मिलने लगा, ठीक है। तो देहात में भी धीरे धीरे शहरों के साथ ये असहयोग आंदोलन आगे बढ़ गया। इसके बाद देखिए फिर ये आगे बढ़ा आदिवासियों में। आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों का सपोर्ट वैसे पहले कम था, लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी के बातें आगे बढ़ रही थी तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक पर्सन थे राजू, ठीक है। तो वो बड़े प्रभावित थे जो महात्मा गांधी हैं उनके विचारों से। उन्होंने कहा भाई वे बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप इनकी बात सुने, ये हमें हो सकता है इनके नेतृत्व में अगर हम चलें तो हमें आजादी मिल जाए। तो वहां पे उन्होंने आदिवासी लोगों को साथ लिया, लेकिन उनका मानना यह था कि भाई इस तरह से सिर्फ बात करके या बैठने या असहयोग करने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई पुरजोर तरीके का विरोध करना पड़ेगा। और वो लोग क्यों साथ में आए, क्योंकि देखिए एक बहुत ही जो है आंध्र प्रदेश की बात करें तो जंगल बहुत होते हैं और वहां पे आदिवासी लोग काफी थे। तो ब्रिटिश ने कानून बना रखा था कि आप जो है जो जंगल के संसाधन है उनको साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये जो आदिवासी लोग हैं वो बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। अब आप जानते हैं कि आदिवासियों को तो सारा रहन सहन ही किस पे डिपेंड है, उनके जंगल से मिलने वाले संसाधनों पे। आपने वही रोक दिया। तो राजू ने जो है उसके नेतृत्व में जो है आदिवासियों ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आदिवासियों में भी धीरे धीरे जो है आंदोलन आगे बढ़ा।
उसके बाद फिर ये बागानों की तरफ बढ़ा। तो बागानों में क्या था प्रॉब्लम कि वहां पे भी एक काला कानून जो है ब्रिटिश ने बना रखा था। बागानों में जो श्रमिक काम करते थे, ठीक है, वो सरकारी आदेश उनको ये मिला हुआ था कि आप अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो आप बागानों को छोड़कर हमारी अनुमति के बिना जा ही नहीं सकते। मतलब आप एक तरीके से बंध गए उनके साथ। अगर आपको कहीं जाना भी है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन भी बहुत मुश्किल से और सिर्फ कभी कभी मिलती थी, ठीक है। तो बहुत त्रस्त थे वो श्रमिक भी बागानों में काम करके। अब जैसे ही उन्होंने ये महात्मा गांधी के बारे में सुना कि इतना बड़ा एक सत्याग्रह का जो है आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, तो उनमें भी जोश आया और उन्होंने क्या किया, वो बागानों को छोड़कर भागे, ठीक है। उन्होंने भी असहयोग आंदोलन के बारे में सुनते हुए और चल दिए, लेकिन उन्होंने अपने बागान छोड़ दिए, अपना जो जिससे त्रस्त थे वो चीजों को छोड़कर वो आगे बढ़े, लेकिन वो अपने जहां उनको पहुंचना था वहां तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने पूर्ण रूप से जो है उन्होंने भी एक अपना प्रोटेस्ट दिखाया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो असहयोग आंदोलन है वो शहर, फिर गांव, फिर आदिवासी और फिर बागानों तक पहुंचा, ठीक है। अब ये असहयोग आंदोलन धीरे धीरे चल रहा था अपनी गति से। अब क्या होता है, अब एक बड़ा कांड हो जाता है 1922 में, ठीक है। 1922 में क्या होता है, महात्मा गांधी जो है फरवरी 1922 में अपने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लेते। इतना बढ़िया चलता हुआ आंदोलन वापस हो जाता है, और वो उसके जो वजह बनती है वो बनती है चोरा चोरी कांड, जो अब काफी फेमस है, हमने काफी नाम भी सुना हुआ है। तो चोरा चोरी जो घटना है वो हुई थी गोरखपुर का एक जिला जो है उसकी एक में गांव है, चोरा चोरी जगह है, वहां पर 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। और उस घटना में जो क्या है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब लोगों का चल रहा था, तो पुलिस, वही जो ब्रिटिश लोगों का दमनकारी नतीजा होता है, पुलिस वाले आते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो इस बात पर वहां पे तनातनी हो जाती है और वहां के कुछ लोग जो है पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, ठीक है। और इस पुलिस स्टेशन को जलाने की वजह से वहां से करीबन 20-22 लोगों की मृत्यु हो जाती है उसके अंदर। तो यहां से जैसे ही ये न्यूज गांधी जी तक पहुंचती है कि चोरा चोरी में ऐसी घटना हो गई है, तो उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि जी मैंने ये आंदोलन जो है वो अहिंसक भावनाओं के साथ चलाया था, अब इसमें हिंसा शुरू हो गई है तो मैं ऐसा आंदोलन नहीं चलाऊंगा। और उन्होंने वहीं पर इस कांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो फरवरी 1922 में आंदोलन खत्म हो गया। तो करीबन 1 साल तक ये आंदोलन चला और चोरा चोरी के बाद ये बंद हो गया। अब देखते हैं, तो इसके बाद क्योंकि ये आंदोलन खत्म हो गया, तो हमने ऊपर जो लिया है सविनय अवज्ञा की ओर, तो इस सविनय अवज्ञा की ओर जो है उसको अभी हम देखेंगे कि अगला जो आंदोलन आएगा उसका नाम है सविनय अवज्ञा, और वो हुआ ही इसलिए क्योंकि ये वाला आंदोलन बंद हुआ। तो हम अभी आगे चलकर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, अब इस बीच में क्या चल रहा था, ये सब जब उथल पुथल चल रही थी, ये असहयोग आंदोलन बढ़ रहे थे, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, फिर 1920 1921 में इस तरह के काम हुए। इसी बीच में जो है अलग अलग विचारधाराएं कांग्रेस के अंदर पनप रही थी। तो जो कांग्रेस थी वो अलग 2 धड़ों में बट गई। और किस तरह से वहां पे काम हुआ, तो अंदर एक अलग विचार चल रहे थे कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो कांग्रेस के कुछ लोगों का तो ये मानना था कि हमें जो ये परिषदों के चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में हमें भी खड़ा होना चाहिए, और हमें चुनकर आगे विधानसभाओं में, परिषदों में पहुंचना चाहिए, और वहां जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए, वहां से सिस्टम को बदलना चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग धड़ा था कांग्रेस का, जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, इन सबका तो मानना था कि हमें चुनाव जीतकर अंदर जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो युवा नेता हुआ करते थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना था कि इतने से चीजों से काम नहीं चलेगा, हमको पूर्ण स्वराज की मांग रखनी है और पुरजोर आंदोलन करते रहना चाहिए। हमें इतने से नहीं मानना चाहिए कि हमको एक छोटी सी परिषद और विधानसभा के अंदर कुछ हिस्सा मिल जाए, हमें तो पूरा देश चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन करते रहें। तो देखिए, अलग ही 2 धड़े बन गए थे कांग्रेस में, एक युवा अलग सोच थी और एक बुजुर्ग अलग सोच थी, ठीक है। तो देखिए आप, बुजुर्गों में CR दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, वो चाहते थे, उन्होंने अलग से ही अपनी कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी जो है उसका बिल्कुल मानना था कि चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन उसी की जगह जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा, जो मोतीलाल जी के बेटे थे, और सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका था कि जन आंदोलन चले और हम पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़े। तो ये कांग्रेस के अंदर भी उथल पुथल चल रही थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद थोड़ा समय और गुजरा और जो सिचुएशंस हैं वो और खराब होने लगी।
अब गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि भाई अब हमें इंडिया में अगर अपना आधिपत्य जमा के रखना है तो हमें कुछ संवैधानिक चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे, और इसके लिए उन्होंने बनाया साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन जो थे उनको भारत बुलाया गया और उनका काम था कि वो संविधान के अंदर कुछ मूलभूत चेंजेस करें, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को और ज्यादा, मतलब इस तरह से कुछ चेंजेस करें कि ब्रिटिशर्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएं, उनको और ज्यादा ताकतें मिल जाएं और इंडिया में जो है सिस्टम और ज्यादा जो है उनके कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो भैया वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो जब ये बात सामने आई कि साइमन जो है वो कुछ मूलभूत चेंजेस जो हैं वो करने आएंगे संविधान के अंदर, तो इसका पुरजोर विरोध पूरे इंडिया के अंदर विरोध हुआ, किसी ने भी इस बात का समर्थन नहीं किया। और जब वो यहाँ आए तो सबसे पहले जो एक नारा, बहुत फेमस नारा है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगने लगे। ठीक है, और सबने इस बात का बहुत विरोध किया। और इसमें, इस विरोध में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग थे, सारे लोग, मतलब मुस्लिम लीग ने भी जो है, सभी दलों ने इसका कांग्रेस के साथ समर्थन किया कि भाई ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो विरोध हुआ, ठीक है, साइमन कमीशन ने अपना काम किया, लेकिन इस विरोध को देख करके फिर से एक फीलिंग आई कि भाई कुछ तो जो है इस विरोध को दबाने के लिए करना पड़ेगा। तो इस पे हमारे पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो धीरे धीरे उठने लग गई थी, बहुत ज्यादा मार्केट में इसका हवा चलने लग गई थी। और उस टाइम के जो वॉयस रॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, वॉयस रॉय इरविन थे। तो उनको लगा कि यार इस तरह से तो अब काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट, जिसका कोई पता नहीं है कि वो कब होगा, कैसे होगा, एक बस सिर्फ मार्केट में लोगों को शांत करने के लिए, एक हवा बनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि जी मैं आपको आपके भारत का डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा। ठीक है, अब ये डोमिनेंट स्टेटस जो वर्ड वो लेके आया, इसका मतलब क्या था? उन्हें कहा देखो आप पूरी तरह स्वतंत्र रहोगे, आप अपना जो सिस्टम है वो खुद चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो लास्ट में तो आप ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही आओगे, आप हमारे अंदर रहोगे, हम आप पे ही ऊपर रहेंगे, लेकिन आप हमारे अंदर अंदर आप रहकर और जो हमारी सीमाएं हैं उनके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज वो लेकर के आए। तो अक्टूबर 1929 के अंदर एक अनिश्चित प्रस्ताव, वो जो मैं बोल रहा हूँ अनिश्चित, जिसका कोई डेट नहीं दी गई कि ऐसा कब होगा, क्या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, कोई पता नहीं है। ठीक है, और जो है वो एक प्रस्ताव लेकर के आ गए अनिश्चित सा कि आपकी कंट्री को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और हम आपके संविधान में भी चर्चा करने के लिए रेडी हैं, उसके लिए हम रखेंगे एक गोलमेज सम्मेलन। तो आइए, हमारे साथ गांधी जी को बोला गया, आइए गोलमेज सम्मेलन में बैठिए और वहां पे हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या बेटर हम इंडिया के लिए कर पाएंगे। लेकिन ये डोमिनियन लेजिस्लेचर की जो स्टेटस की जो डिमांड थी वो सिरे से खारिज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहली बार, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में से किसी ने पहली बार ये बोला कि आपको हम अपनी स्वतंत्रता या स्वायत्तता देंगे, लेकिन हमारे अंडर। लेकिन हम तो क्या कर रहे थे? पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूरा इंडिया आजाद चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ती गई बातें। अब देखिए ये सब बातें चल रही थी, इसी बीच में वापस से जो हमारे गांधी जी हैं वो इरविन जी जो हैं उनके सामने एक पत्र भेजते हैं। लेकिन इस पत्र का जो भेजने का विषय है वो क्यों बना? देखिए जो है अत्याचार जो थे ब्रिटिशर्स के वो बहुत बढ़ते जा रहे थे, और उन्होंने नमक जैसी जो चीज थी, सबसे बेसिक चीज जो सबको यूज करनी है, चाहे छोटा अमीर गरीब सब आदमी उसको यूज करते हैं, उस पर भी उन्होंने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो इस बात का गांधी जी को बहुत विरोध था और उन्होंने अपना एक लेटर जो है इरविन वाइस इरविन के पास भेजा। ठीक है, तो मतलब गांधी जी को लगा कि यार ये नमक जो है ना वो एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकता है, क्योंकि ये सबसे जुड़ी हुई चीज है, ये हर एक पर्सन से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक 11 मांगों का जो पत्र है वो लॉर्ड इरविन के पास भेज दिया। लेकिन इन मांगों में जो उन्होंने थी 11 मांगे थी, उनमें एक महत्वपूर्ण मांग जो थी वो थी नमक के ऊपर कर को खत्म करना। लेकिन लॉर्ड इरविन भाई साहब ने क्या किया? वो खत को फाड़ के फेंक दिया, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो भाई इस बात से जो है गांधी जी काफी नाराज हुए कि भाई ये तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब अगर इनको सुनाना है तो फिर से एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है इस नमक के कर को हटाने की वजह से। ठीक है, और
12 मार्च 1930 को, ठीक है, जो गांधी जी हैं वो रवाना हो जाते हैं साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ, और एक फेमस जो वर्ड आपने सुना हुआ है दांडी मार्च, वो शुरू हो जाता है नमक को कर पे जो कर है उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी के जो 78 अनुयायी थे उन्होंने गांधी जी के साथ पैदल जो है इस यात्रा में भाग लिया और चलना शुरू किया। तो गांधी जी जो हैं 12 मार्च को 1930 को निकले थे साबरमती से, और वो पहुंचे दांडी जो है करीबन आपका 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए, ठीक है। तो करीबन 240 किलोमीटर का सफर उन्होंने कंप्लीट किया। इस पूरे प्रोसेस में दिन मतलब हर दिन चलते थे और ऐसे करते करते वो वहां तक पहुंच गए। अब जो विरोध था, अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि सविनय अयोग्य अवज्ञा जो आंदोलन है और असहयोग आंदोलन में क्या फर्क है। इसका नाम भी असहयोग रख देते, भाई आप कह रहे हैं कि जी हम नमक पे कर नहीं देंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो है सहयोग असहयोग और सविनय अवज्ञा में है, वो है कि असहयोग के टाइम पे हमने सिर्फ ये कहा था कि भाई ब्रिटिशर्स के जो चीजें हैं हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब ब्रिटिशर जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, हमें किसी कानून का विरोध भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी तरफ से जो स्वदेशी चीजें उनको लेंगे या आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे। लेकिन इससे एक लेवल आगे था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अंदर हम सहयोग तो नहीं करेंगे, वो तो हमें करना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो काले कानून है हम उनको भी नहीं मानेंगे, हम उन कानूनों को तोड़कर अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम कानूनों को मानते रहे तो इस तरह के काले कानून बनते रहेंगे, ठीक है। तो असहयोग तो दिखाना ही दिखाना है और कानूनों को भी तोड़ना है, तो इस दोनों को मिक्सचर करके एक नया आंदोलन जो है हम लेके आए, जो असहयोग से थोड़ा हाई लेवल पे था, वो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब दांडी पे पहुंचे गांधी जी, तो गांधी जी ने खुद समुद्र में से पानी लेकर उबाल करके उससे नमक बनाया, जो कि उस समय के कानून के हिसाब से अपराध था, ठीक है। आप खुद जो है इस तरह से नमक बना नहीं सकते थे। तो जब ये किया गांधी जी ने, तो इस तरह क्या किया, एक तरह का उन्होंने एक काला कानून तोड़ा, तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार शुरुआत हो गई, उन्होंने नमक उबाल लिया और उससे मतलब पानी उबाल के नमक बना लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये आंदोलन जो है बढ़ता चला गया, ठीक है, और बढ़ने के बाद इसके अंदर हमने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, जो हम पहले भी कर रहे थे, शराब की दुकानों का हमने विरोध शुरू कर दिया, भाई सब बंद कर दिया जाए, ठीक है। किसानों ने जो है राजस्व देना, चौकीदारी देने से इनकार कर दिया। गांव में जो अधिकारी हुआ करते थे, जो उनका इस्तीफे उन्होंने देना शुरू कर दिया, जी हम काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से धीरे 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 सविनय अवज्ञा आंदोलन थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, और जो वनीय लोग थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे, जिनको बिल्कुल भी आपने अधिकार नहीं दे रखा था वनों में जाने का, उन्होंने भी ये वनीय कानून तोड़े, और वन कानूनों को तोड़कर उन्होंने भी अपने आप को आगे बढ़ाया, और वो अपने जो काम था उनका जंगलों में, उन्होंने वापस से शुरू कर दिया। तो इस तरह से कुछ जगह पर असहयोग आ रहा था, कुछ जगह पर कानूनों का उल्लंघन हो रहा था, तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो सविनय आंदोलन के शुरुआत के पीछे मेन रीजन रहा हमारा लॉर्ड इरविन का जो डोमिनियन लेजिस्लेचर था, उसके बाद का सिस्टम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट कहां हुआ था, देखिए भाई, हमारा स्टार्ट हुआ था 1930 में, ठीक है, और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें बंद करना पड़ा, गांधी जी को वापस से बंद करना पड़ा 1905 मार्च 1931 को। अब क्या हुआ, देखिए, फिर से वही तरीका, ब्रिटिशर्स का तो तरीका क्या है भैया, जैसे ही आंदोलन चालू होंगे हम इसको दबाएंगे, हम थोड़ा इस पे एक ऐसा डर, ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि आप ये आंदोलन ही ना कर पाए। तो देखिए क्या किया, इसको करवाने के लिए बहुत सारे हमले हुए, महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के अंदर सब कुछ चल रहा था। जो बड़े नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारी हिंसक घटनाएं धीरे धीरे होने लगी। तो ये सब चल रहा था, ठीक है। अब क्योंकि लॉर्ड इरविन तो घबराए हुए थे ही सही, उन्हें कहा यार ये तो आंदोलन जो है काफी बढ़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इतने हाई लेवल पे चला जाए कि हमारे हाथ से भारत भी चला जाए, ठीक है। तो एक बार फिर उनको लगा लॉर्ड इरविन को कि भैया मुझे गांधी जी को बुलाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, अरे भाई गांधी जी आप एक बार मिलने तो आइए, आंदोलन वगैरह तो चलता रहेगा, आप एक बार हमसे मिले। तो गांधी जी जब मिलने गए, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई आप हमारी मांगे माने, अगर आप मानेंगे तो हम इसको वापस ले लेंगे। तो उसमें जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी जो गांधी जी ने रखी, उन्होंने कहा कि एक तो देखो आपने जितने लोगों को गिरफ्तार कर रखा है सबको आपको आजाद करना पड़ेगा, और दूसरा ये जो नमक
जो सबसे शक्तिशाली प्रतीक उन्होंने माना था गांधी जी ने, इस नमक पे लगने वाला जो कर है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे इरविन का ने कहा कि ठीक है सर, हम ये मान लेंगे, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी है कि हम लंदन में जो एक गोलमेज सम्मेलन है वहां पे आपको आना पड़ेगा, और वहां पर बैठ करके हम जो है पूरा एक सिस्टम जो भी बनना है उसके ऊपर फाइनल बात करेंगे। तो आप वहां आए तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। तो क्या हो गया, लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर हो गए। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूं लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन है वहां पे, राउंड टेबल जो सम्मेलन होगा वहां पे हम मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये वापस से बंद हो गया। अब भैया फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो पुनः स्थापना, मतलब वापस से शुरू हुआ। अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं। तो भाई जो गांधी जी हैं वो लंदन गए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वहां पे जो नीतियां उन्होंने देखी ब्रिटिशर्स की और अंग्रेजों की, उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और वहां का रिजल्ट बिल्कुल खराब रहा और वो गोलमेज सम्मेलन छोड़ के आ गए। ठीक है, लेकिन जब वो वापस इंडिया आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि स्थितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जो बातें इरविन ने कही थी कि भाई मैं यह कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा कांग्रेस को जो है अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब्दुल गफ्फार और जवाहरलाल को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो भैया अब गांधी जी को लगा कि धोखा हुआ है भैया, और हमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ेगा ताकि हमें वापस से जो है सिस्टम हमारे हाथ में आए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने पुनः शुरुआत करी, लेकिन फिर से 1934 के अंदर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सही नहीं रही और इसको वापस से आंदोलन का प्रभाव कम हुआ और इनको इसे बंद करना पड़ा। तो आपको यहाँ पे जो मेन चीज देखनी है वो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ। ठीक है, एक बार 1932 में बंद हुआ, फिर एक बार वापस स्टार्ट होकर 1934 में बंद हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 2 बार ही हो गया। अब आप देख रहे हैं कि मेनली जो है एक असहयोग और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चला, और इससे काफी घबराहट जो है ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों के बीच में आई। अब भाई इसमें एक चीज आपको देखनी, जब विभिन्न अलग अलग समूह इस आंदोलन से जुड़े तो ऐसा नहीं है कि सब के सब इसलिए जुड़े थे कि सबको देश की आजादी चाहिए थी या सबके अंदर राष्ट्रवाद था। सबके अपने अपने रीजंस थे और उनकी वजह से वो जुड़े। तो विभिन्न समूह का आंदोलन का अपना अपना अर्थ था। तो देखो आप एग्जाम्पल के लिए लो किसान। अब किसानों का तो मेन रीजन था कि भैया हमें तो कर से बचना है, हम कब तक ये इतना ज्यादा कर देते रहेंगे, इसलिए हम आंदोलन में आए। इधर से जो हमारे व्यापारी वर्ग थे वो बड़े परेशान थे नीतियों से, किस तरह से व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से रोक टोक लगाई जाती है, उनके ऊपर भी बहुत सारे कर लगाए हुए थे। तो वो भी इससे जुड़े, अपने जो डिमांड थी, अपनी जो मांगे थी उनको पूरा करवाने के लिए। श्रमिक वर्ग भी इसलिए जुड़ा ताकि उनको भी अधिकार मिले। तो अलग अलग वर्ग जो है उन्होंने इसमें भाग लिया और उनके अलग अलग कारण रहे। ठीक है, अब इसमें जो 2 ग्रुपों की हम बात करें वो इसमें थोड़ा कम जुड़े। एक तो हमारे मुस्लिम जो लीग थी वो इसमें थोड़ा कम जुड़ी, क्योंकि उनको ये फील हो रहा था कि जो कांग्रेस है वो ज्यादातर हिंदुओं की पार्टी बनती जा रही है और मुसलमानों का थोड़ा सहयोग नहीं कर रही है। और आदिवासी लोग थे, उनको भी अपने तरीके से सिस्टम जो है वो पसंद आ रहे थे और वो इससे नहीं जुड़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तरीका था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, कुछ जुड़े कुछ नहीं जुड़े, और सबका अपना अपना सोच जो है इसके अंदर बनी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर से देखिए एक बात जो है गांधी जी को भी उस समय तक समझ में आने लगी कि अगर हमें अब भारत की आजादी चाहिए, अगर हमें पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ना है, तो क्या था उस टाइम तक कांग्रेस के ऊपर या इस आंदोलन के ऊपर जो ज्यादा आधिपत्य था वो उच्च और मध्यम वर्ग का था। जो दलित लोग थे उनकी इसमें बिल्कुल भी भागीदारी नहीं थी और दलित लोग भागीदारी ले भी नहीं रहे थे। ठीक है, क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई इसमें हमारा तो कुछ रोल होना ही नहीं है, हम तो जैसे दबे कुचले आज तक होते हुए आए हैं, हमें तो वही सब सहना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ये बात समझ गए थे कि दलितों को साथ लिए बिना हम 100 साल तक भी लड़ाई लड़ लें तो पूर्ण स्वराज नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने दलितों के स्टेटस को सुधारने के लिए भी धीरे धीरे बीच में काम शुरू कर दिए थे। जैसे कि उन्होंने खुद ही शौचालय साफ करना शुरू किया ताकि दलितों में लगे कि महात्मा गांधी भी खुद ही शौचालय साफ करते हैं। उन्होंने दलित के अधिकारों की आवाज उठाई, जो ये ऊंच नीच और भेदभाव में अछूतपन है इसको खत्म करने के ऊपर उन्होंने आगे बढ़े। अब क्या होता है, अब इनके जो दलित हैं उनके एक नेता उभर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। वो जो है उनके नेता के रूप में उनके
प्रमुख व्यक्ति के रूप में आगे आ रहे थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि हमें जो हमारे दलित लोग हैं उनके लिए एक अलग ही जो एरियाज हो, वहां पे सिर्फ दलित लोग जो हैं चुनाव लड़ें, दलित लोगों का लिए वोट भी दलित लोग ही दें, उस जाति के ही लोग लें, और हमारा जो प्रभुत्व वाला एरिया है वो हमारे पास रहे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम दलित बिल्कुल अलग हो जाएं और हमारा सिस्टम हम संभालें, ऐसा चाहते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन गांधी जी ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगने लग गया था कि अगर ऐसा हुआ तो भैया दलित समाज तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, और फिर हम जो लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, जो एक साथ एकजुट होकर एकता ला करके हम अब बढ़ना चाह रहे हैं अपने स्वराज की तरफ, वो कैसे होगा। ठीक है, और ये तो ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, वो दलितों को अलग कर देंगे और उच्च और मध्यम वर्ग को अलग कर देंगे। तो इस बात का विरोध उन्होंने भीमराव अम्बेडकर से किया कि ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे कोई थोड़ी बहुत कहा सुनी भी उनकी हो गई। लेकिन जो गांधी जी हैं उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को समझाया, उन्होंने कहा देखो आप जो मांग रहे हो वो ठीक है कि आपका जो चुनाव है उसमें कुछ जो सीटें हैं वो आपके लिए आरक्षित हो जाएंगी, आपके ही लोग जो हैं दलित लोग वो उस पर खड़े होंगे, लेकिन आप ऐसा ना कहें कि वोट सिर्फ उनको दलित जाति के लोग ही देंगे। उस एरिया में मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी दलित या उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं वो सब वोट देने जाएंगे, हाँ उस एरिया में खड़ा बंदा दलित ही होगा। तो इस बात पर जो है गांधी जी का और हमारे भीमराव अम्बेडकर का एक समझौता हो जाता है, और भीमराव अम्बेडकर मान जाते हैं इस बात को, और गांधी जी ये देखते हैं कि भाई इससे कम से कम एक एकता का लेवल हमारा बढ़ेगा, तो दलित लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लग गया। और जो समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझौता जो हुआ हमारे भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, उसको बोला गया पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट, जो उनके बीच में 1932 को हुआ। ठीक है, तो विचार मान लिए अम्बेडकर ने गांधी जी के, और ये पूना पैक्ट हो गया। और इसमें क्या मिला, जो अवसादग्रस्त यानी कि जो दलित वर्ग हैं उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में जो है कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, और उन पे सिर्फ वही लोग खड़े होंगे। और लेकिन जो मतदान है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी होता, मतलब जैसे सामान्य तरीके से होता है, जैसे सब मतदान करते हैं वैसे ही सब लोग इसमें मतदान करेंगे, ताकि सब लोगों की भागीदारी इसमें बने। तो दलितों पे भी धीरे धीरे इस प्रोसेस के अंदर ध्यान जाने लगा। ठीक है, अब इसी बीच में एक जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगने लग गया था कि कांग्रेस तो पूरा हिंदुओं की तरफ जा रही है। तो वहां पे भी एक तनातनी थी, और तनातनी किस बात की थी उसको देखिए। फिर से एक बात हुई कि क्यों ना, अगर हमें आगे बढ़ना है तो जैसे दलितों को हम साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ जो हिंदू महासभा है उसके साथ मुस्लिमों को भी साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो इस तरह से अगर हम ही बटे हुए होंगे तो हम कैसे अपनी डिमांड को पूरा करवा पाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने एकता के लिए बात की, और 1927 में ऐसा लगने लगा कि एकता आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मुस्लिमों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका लेकर वो था कि विधानसभाओं में हमारे प्रभुत्व वाला एरिया जहां पे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं वहां पे हमें अपना प्रभुत्व मिले, हम चुनाव लड़ें, और हम जो है हमारे अपने चुनाव लड़ने के थ्रू आगे बढ़े, और उस एरिया का सपोर्ट जो सिस्टम है वो हम संभालें। ठीक है, ऐसा मुस्लिमों का कहना था। ठीक है, या फिर जो है वो चाह रहे हैं कि हमें हमारा जो मुस्लिम जो सिस्टम है उसको अलग कर दो और हम अपने हिसाब से राज करें। तो इस बात पर जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो वो मान गए कि जो इनका सिस्टम था उसमें इनको एक साथ लाने के लिए इनके सामने दो शर्तें रखी गई, और उन्होंने मान ली, और फिर से जो है एकता आने लगी मुस्लिम और हिंदू महासभा के अंदर। इनकी दो मांगे मानी गई कि एक तो देखो मुस्लिमों के लिए भी आरक्षित, जैसे कि अभी हमने दलितों के लिए आरक्षित सीट रखी है, वैसे ही मुस्लिमों के लिए भी चुनाव में सीटें आरक्षित होंगी, और वहां पे मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे। और जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाले वर्चस्व वाले एरिया, जो उस टाइम पे ज्यादातर बंगाल और पंजाब में काफी मुस्लिम हुआ करते थे, तो आबादी के अनुपात, मतलब मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों में आबादी के अनुपात से उनको प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि उन एरियाज में वहां पे ज्यादा जो है वो आरक्षित सीटें कर दी जाएं, और वहां के लोग जो है मुस्लिम खड़े हों और मुस्लिम लोग ही वहां का नेतृत्व करें। ये चीज पर उनकी डिमांड मानी गई, तब जाकर के मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट करना शुरू किया कांग्रेस को। तो एक तरीके से देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जो गांधी जी हैं वो मुस्लिमों को साथ में लाए, फिर इधर से दलितों को साथ में लाए, और इस तरह से उन्होंने पूर्ण स्वराज की भावना को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद जो है
क्योंकि राष्ट्रवाद जो है उसको धीरे धीरे अगर आगे बढ़ाना है तो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका क्या निभाते हैं आपके जो राष्ट्रीय गान है, आपकी जो राष्ट्रीय प्रतिमा है, जो आपने एक इमेज बनाई है, और लोक कथाएं, ये सब उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मनी में जर्मेनिया जो है वो लेडी आई और उन्होंने जो है पूरे जर्मनी को रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हमने भी इंडिया में, हमारे भारत में भारत माता का स्वरूप बनाया ताकि सब लोग उस भारत माता के स्वरूप को देख के इमोशनली उनसे अटैच हो जाएं और वो एक राष्ट्रवाद का स्वर मुखर हो। तो देखो क्या क्या चीजें इंडिया में हुई जो कि अपनत्व की भावना को बढ़ाई। तो सबसे पहले तो देखिए छवि बनी इसकी भारत माता की, ठीक है। और 1870 के अंदर जो हमारे बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा जो आज भी हमें जोड़ देता है। तो उस टाइम पर यह गीत काफी फेमस हुआ और उन्होंने इसको अपने उपन्यास के अंदर डाल दिया और इस गीत का स्वदेशी के आंदोलन पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ा, ठीक है। उसके साथ जो छवि बनाई थी भारत माता की, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उसको चित्रित किया और उसके अंदर एक माता का जो स्वरूप था उससे जो है लोगों का जुड़ाव महसूस होने लगा। फिर जो नटेशा शास्त्री थे मद्रास में, उन्होंने लोक कथाएं लिखना शुरू किया, उनका विशाल संग्रह आया और उसमें भी धीरे धीरे जो है सिस्टम को जोड़ना शुरू हुआ। तो इंडिया के अंदर जब ये सारे आंदोलन चल रहे थे, उसके अलावा ये काम भी चल रहे थे जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अपनत्व की भावना शुरू हुई। इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स का एक तरीका रहा है कि वो जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को बर्बाद कर देते हैं और वहां ऐसा सिस्टम लाते हैं कि आपको अपना पुराना इतिहास आप भूल जाओ और जो हम आपको बता रहे हैं वही आपका इतिहास है। तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने एक भावना लोगों के अंदर भर दी थी कि जी आप लोग जो हैं, भारतीय जो हैं, वो शासन करने लायक नहीं है, आपका काम है सिर्फ काम करो, हम आप पे शासन करेंगे और आपका कोई, क्योंकि आपका इतिहास इतना कोई अच्छा नहीं है जहां पे आप शासन खुद कर सको, ठीक है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं उनको लगने लगा कि हमारे जो इतिहास है उसको धूमिल किया जा रहा है। तो हमारा जो मतलब भारत का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है वो धीरे धीरे लोगों को सिखाया जाने लगा ताकि लोगों को पता लगे कि हम भी अपने पैरों पे खड़े होने लायक हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने के इतिहास की व्याख्या की जाने लगी, अपनी उपलब्धियों पे गर्व किया जाने लगा, जो दयनीय स्थिति ब्रिटिशर्स ने बताई थी उसको खत्म किया गया, ठीक है। और जो महिमा थी उसका मंडन हुआ। लेकिन इससे जो ज्यादातर लोग थे वो जुड़ गए, लेकिन इसमें भी एक समस्या रही कि क्योंकि जो बड़ा इतिहास है भारत का उसमें ज्यादातर हिंदुत्व की बात ज्यादा है, तो जो और धर्म के लोग थे वो इससे इतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे इस चीज की वजह से भी मार्केट में एक राष्ट्रवाद का जो पनपना है वो शुरू हुआ, ठीक है। तो आप ये यहां तक देख रहे हैं कि अब जो ये पूरा चैप्टर है इसमें हमको ये एक स्टोरी टेलिंग की तरह अगर हम इसको देखें तो 1915 से लेकर 1935 तक की जो गतिविधियां हैं वो इसके अंदर कवर की हैं और उससे दिखाने की कोशिश की है कि कैसे गांधी जी के आने के बाद धीरे 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 कुछ सालों में एक सिस्टम डेवलप होने लगा और राष्ट्रवाद जो है वो लोगों के अंदर आने लगा। और इसी वजह से आप ये मान सकते हैं कि गांधी जी ही वो एक मेन जगह थे जो सब में राष्ट्रवाद, पूरे इंडिया को एक सूत्र में पिरो पाए और उनको राष्ट्रवाद की भावना दे पाए। और कहीं ना कहीं वही जो है सबसे बड़ा जनक बना हमारी 1947 में आजादी का, ठीक है। तो चलिए ये था आपका राष्ट्रवाद का उदय भारत में।